हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 3 नवंबर 2024 और हम रेगुलर की तरह बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने इस वीडियो में जो भी आगामी किसी भी परीक्षा के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। उन सारे क्वेश्चन का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, उन सभी फैक्ट्स को भी कवर किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ जो जीके के पॉइंट बनते हैं, उन जीके के पॉइंट को भी कवर किया जाता है। तो इसके लिए सिर्फ ये बात है कि यहाँ से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो कवर होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपके जीके के पॉइंट प्लस जो मैप होता है, वो मैप चाहे वर्ल्ड लेवल का मैप हो या भारत के किसी भी स्टेट का मैप हो, उन सब का भी यहाँ पर अच्छी तरीके से उनको भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बढ़ेंगे वीडियो में हम आगे की तरफ और बात करेंगे आज के हम पहले प्रश्न की। तो आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में किन देशों के साथ मिलकर भारतीय सेना युद्ध अभ्यास करने जा रही है। यानी कि भारत की जो सेना है, भारत की सेना वो किन देशों के साथ मिलकर के संयुक्त युद्ध अभ्यास करने जा रही है। तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका और इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारतीय जो सेना है वो एक संयुक्त युद्ध अभ्यास करने जा रही है। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो भारतीय सेना के जो जवान हैं वो अमेरिका के साथ ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज के युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका के इडाहो राज्य में पहुंच चुके हैं। यानी वहां पर अमेरिका के इडाहो जो स्टेट है, अमेरिका का इडाहो जो राज्य है, खासकर प्रांत बोला जाता है, तो वहां पर जो भारतीय जो सेना है वो वहां पर पहुंच चुकी है। भारत के जो जवान है वहां पर पहुंच चुके हैं। 40 से 45 जो जवान हैं वो इस युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले हैं, जिसे ज्वाइंट स्पेशल फोर्स का नाम दिया गया है। यहाँ के ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में, यानी कि जो इडाहो है, अमेरिका का जो राज्य है, वहाँ के ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में 2 से 22 नवंबर 2024 तक यह युद्ध अभ्यास चलेगा। काफ़ी लंबा चलने वाला है, 2 नवंबर से शुरू होकर के 22 नवंबर तक, यानी लगभग 20 दिन ये जो युद्ध अभ्यास है वो चलेगा। आगे अगर हम बात करें तो भारत के जो 25 जवान हैं, यानी कि अमेरिका के साथ 40 से 45 जवान हैं, और जबकि भारत के अन्य जो 25 जवान हैं वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के सिजुनतुंग में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। यानी अगर देखा जाए तो भारतीय जो सेना है वो 2 देशों के साथ में युद्ध अभ्यास करने वाली है, जिसमें से अमेरिका के साथ भारत के 40 से 45 जो जवान हैं वो युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे हैं, और इंडोनेशिया में इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वहाँ पर भारत के जो 25 जवान हैं ये युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाले हैं, जैसे ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेने वाले हैं। इंडोनेशिया आया है तो वर्ल्ड मैप में हम इंडोनेशिया देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप जब सीधे इधर आएंगे तो ये पड़ेगा बर्मा, बर्मा से आप होते हुए जब इधर आएंगे ये लाओस है, ये थाईलैंड है, फिर यहाँ पर पड़ेगा ये मलेशिया, और उसके बाद जो ये ग्रीन कलर का जो पूरा का पूरा पार्ट है ये आपको पड़ेगा इंडोनेशिया। यानी कि ग्रीन कलर का जितना भी आपको पार्ट दिख रहा है ये इंडोनेशिया है। छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है इंडोनेशिया। इसकी जो कैपिटल होती है, इसकी जो राजधानी होती है वो होती है जकार्ता। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो है प्रबावो सुबियांतो, वर्तमान में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं यहाँ के। करेंसी जो होती है यहाँ की, यानी कि जो मुद्रा है इंडोनेशिया की, वो होती है इंडोनेशियन रुपया, यानी कि रुपया होती है लेकिन वो इंडोनेशियन रुपया होती है। तो इस प्रकार से इंडोनेशिया आप वर्ल्ड मैप में देख भी सकते हैं। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो कुछ इसकी स्थिति यहाँ पर है, आप यहाँ पर ये येलो पॉइंट देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ इंडोनेशिया की स्थिति है। छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के ही ये पूरा देश बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के लिए 1261 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। यानी किस योजना के लिए 1261 करोड़ रुपए जो है इनकी मंजूरी दी गई है। तो ए ऑप्शन है आयुष्मान योजना, बी ऑप्शन है नमो ड्रोन दीदी योजना, सी ऑप्शन है वात्सल्य योजना, और डी ऑप्शन है किसान सम्मान निधि योजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी नमो ड्रोन दीदी योजना जो है इसके लिए 1261 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। होगा क्या, इसके अंतर्गत जो ड्रोन है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, खासकर जो संयुक्त जो समूह है, समूह आप सभी लोग जानते होंगे
डिटेल में अगर इसके बारे में बात करें तो सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपए के खर्च के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी है। यानी नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत 1261 करोड़ रुपए जो हैं वो उनका बजट तैयार किया गया है और इसके अंतर्गत इतने रुपयों को मंजूरी दे दी गई है। इसमें होगा क्या, तो इसका जो लक्ष्य है वो 2024-25 से 25-26 के दौरान 12,500 चुने गए स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है। यानी जो 14,500 जो स्वयं सहायता समूह हैं, तो इन 14,500 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए ये नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत 1261 करोड़ रुपए जो है इनकी मंजूरी दी गई है। अगर डिटेल में बात करें आगे तो 28 नवंबर सन 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई थी। यानी ड्रोन दीदी की जो शुरुआत है, योजना की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 28 नवंबर 2023 को इसको शुरू किया गया था। और इसमें जो ये ड्रोन प्रोवाइड किए जाएंगे, इनका कार्य क्या होगा, तो ये स्वयं सहायता समूह के जरिए किसानों को जो ड्रोन है ये किराए पर दिए जाएंगे। यानी कि इसमें होगा क्या कि जो स्वयं सहायता समूह होंगे उनको जो ड्रोन प्रोवाइड किए जाएंगे, उन ड्रोन को वहाँ के जो लोकल जो फार्मर हैं, जो वहाँ के उस गांव के जो किसान हैं, वो किसान उन ड्रोन को स्वयं सहायता समूह से किराए पर लेंगे और उन ड्रोनों के द्वारा ड्रोन का जो इस्तेमाल होगा वो कृषि क्षेत्र में उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए किया जाएगा। तो इस प्रकार से ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत 1261 करोड़ रुपए का जो बजट है वो तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत जो ड्रोन होंगे वो स्वयं सहायता समूह को प्रोवाइड करवाए जाएंगे और फिर उन स्वयं सहायता समूहों से वहाँ के रहने वाले जो किसान हैं, जो कृषक हैं, वो ड्रोन किराए पर लेंगे और उन ड्रोनों के द्वारा अपने खेतों में उर्वरकों का, फर्टिलाइजर्स का जो छिड़काव है वो उनके द्वारा किया जाएगा। इसके ये टोटल प्रोसेस इसका पूरा होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हुआ, वह किससे संबंधित थे। यानी डॉक्टर विवेक देवराय जो हैं इनका हाल ही में निधन हो गया। काफ़ी पहुंचे हुए सक्सेस थे, बहुत ही अच्छे प्रकार से व्यक्ति थे, व्यक्तित्व इनका बढ़िया था। तो डॉक्टर विवेक देवराय जो है इनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ए ऑप्शन है जीव विज्ञानी, बी ऑप्शन है लेखक, सी ऑप्शन है भूगर्भ शास्त्री और डी ऑप्शन है अर्थशास्त्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये अर्थशास्त्री थे डॉक्टर विवेक देवराय और हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। डिटेल में अगर इनके बारे में हम बात करें तो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, विवेक देवराय डाइज एट 69 यानी 69 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है, निधन हुआ है। ए विजनरी इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी रिफॉर्मर, यानी कि बहुत ही कह सकते हैं परिपक्व, बहुत ही अच्छे एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। विवेक देवराय के बारे में अगर हम आगे डिटेल में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के अर्थ सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनकी जो उम्र थी ये 69 वर्ष के थे। 2015 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और ये नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। नीति आयोग आप सभी लोग जानते हैं, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग के ये सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने नई पीढ़ी के लिए सभी पुराणों का अंग्रेजी में आसान भाषा में अनुवाद भी किया था। यानी कि जो सभी पुराण हैं उन पुराणों को अंग्रेजी में आसान अनुवाद इन्होंने लिखा था ताकि जो पुराण है वो अंग्रेजी में पढ़ने वाले जो हैं उनको भी सरलता तरीके से समझ में आ जाए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने साउथ ब्लॉक में नए रक्षा सचिव का कार्यभार संभाला। यानी नए रक्षा सचिव कौन बनाए गए हैं, तो ए ऑप्शन है गिरधर अरमाने, बी ऑप्शन है राजेश कुमार सिंह, सी ऑप्शन है गौरव कुमार सिंह और डी ऑप्शन है गिरीश कुमार मिश्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजेश कुमार सिंह जो है ये नए रक्षा सचिव नियुक्त किए गए हैं। डिटेल में अगर हम बात करें आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, राजेश कुमार सिंह टेक्स चार्ज एज न्यू डिफेंस सेक्रेटरी इन साउथ ब्लॉक, यानी साउथ ब्लॉक के ये नए रक्षा सचिव बने हुए हैं। पहले जो रक्षा सचिव थे वो थे गिरधर अरमाने और उनका स्थान इन्होंने लिया हुआ है। तो हाल ही में राजेश कुमार सिंह ने साउथ ब्लॉक में नए रक्षा सचिव का कार्यभार संभाला। इन्होंने गिरधर अरमाने का स्थान लिया जो 31 अक्टूबर 2024 को 2 साल के महत्वपूर्ण कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए, यानी कि रिटायरमेंट हुआ गिरधर अरमाने जी का और उनके स्थान पर राजेश कुमार सिंह जो है ये नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं।
जो राजेश कुमार सिंह हैं ये 1989 बैच के केरल कैडर के एक प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल ये अब इनको साउथ ब्लॉक में नए रक्षा सचिव का कार्यभार दे दिया गया है और वहां पर इनकी नियुक्ति कर दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। तो हाल ही में भारत की टेस्ट विकेट जो सूची है वो जारी की गई। इसमें जो रविंद्र जडेजा हैं ये किस स्थान पर पहुंचे, किस स्थान पर ये कायम रहे? तो ए ऑप्शन है 5th, बी ऑप्शन है 4th स्थान पर, सी ऑप्शन है 2nd स्थान पर और डी ऑप्शन है 1st स्थान पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी हाल ही में जो टेस्ट विकेट सूची जारी हुई है उसमें रविंद्र जडेजा 5th पोजीशन पर आ गए हैं, यानी 5वें स्थान पर ये आ गए हैं। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, रविंद्र जडेजा क्लिम्स टू 5th स्पॉट इन इंडिया टेस्ट विकेट लिस्ट, यानी भारत की जो टेस्ट विकेट लिस्ट है उसमें रविंद्र जडेजा 5वें स्थान पर आ गए हैं। यह जो इनको उपलब्धि मिली है वो मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो तीसरा टेस्ट मैच है उसके पहले दिन इन्होंने जो विकेट लिया उसके अंतर्गत इन्होंने यह जो उपलब्धि है वो हासिल की हुई है। अगर इनके आगे के 4 खिलाड़ियों की बात की जाए, यानी 5th पोजीशन पर है, तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे खिलाड़ियों की बात की जाए तो अनिल कुंबले, सीरियल वाइज देखा जाए तो अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन जो कि 2nd पोजीशन पर, कपिल देव, फिर हरभजन सिंह, इस प्रकार से ये आगे के 4 खिलाड़ी हैं। और इन हरभजन सिंह के बाद जो 5th पोजीशन है वो रविंद्र जडेजा ने अब जाकर के हासिल कर ली है। तो इस प्रकार से भारत की जो टेस्ट विकेट सूची है उसमें 5वें स्थान पर रविंद्र जडेजा आ गए हैं। और अगले जो आगे के जो 4 प्लेयर्स हैं उनमें सीरियल वाइज 1st अनिल कुंबले, 2nd रविचंद्रन अश्विन, 3rd कपिल देव और 4th हरभजन सिंह, इस प्रकार से अपनी ये पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 70+ बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत जो कार्ड मिलेगा उसका क्या नाम है? यानी कि जो 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, 70 वर्ष की ऊपर की आयु के हैं, उन ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों का जो आयुष्मान कार्ड होगा, आयुष्मान योजना के तहत जो कार्ड बनाया जाएगा उसका क्या नाम रखा गया है? तो ये ऑप्शन है PMJAY कार्ड, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड। बी ऑप्शन है आयुष्मान वय वंदना कार्ड, सी ऑप्शन है आयुष्मान कार्ड और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य कार्ड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड ये नाम रखा गया है उनके लिए जो कि 70 वर्ष से अधिक जिनकी उम्र है और उनका जो आयुष्मान कार्ड बनेगा वो आयुष्मान वय वंदना कार्ड के नाम से वह कार्ड जो होगा जाना जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आयुष्मान वय वंदना कार्ड और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये जो है प्रोवाइड किया गया। तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के जो बुजुर्ग होंगे, जो व्यक्ति होंगे, उनके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड की शुरुआत की गई है। यानी इनका जो आयुष्मान कार्ड होगा वो आयुष्मान वय वंदना कार्ड के नाम से जाना जाएगा। बाकी लगभग जो सिमिलरिटी है वो आयुष्मान कार्ड के ही अंतर्गत मिलती है। जैसे इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज जो है उसकी सुविधा मिलेगी। इसमें सभी वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो शामिल हैं और इसका जो पोर्टल है उस पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। और अगर किसी ने आपके आसपास कोई ऐसे हैं जिनका अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनका कार्ड नहीं बना है, तो आप जाकर के ये कार्ड बनवा सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्यपाल ने यूसीसी यानी यूनियन सिविल कोड जो है उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लागू करने की जो दिशा में कार्यान्वयन समिति को मंजूरी दी है, इसमें कितने सदस्य हैं? यानी यूसीसी के लिए जो एक समिति बनाई गई उस समिति में कितने सदस्य हैं? जो उत्तराखंड की बात की जा रही है कि उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं उन्होंने यूसीसी के लिए एक जो समिति को मंजूरी दी, उस समिति में कितने सदस्य नियुक्त हैं? तो ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 9। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा जो यूसीसी के लिए जो समिति बनाई गई उसमें 4 सदस्य हैं। अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो उत्तराखंड के राज्यपाल ने यूसीसी लागू करने की दिशा में कार्यान्वयन समिति को मंजूरी दी और इस समिति में 4 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। यूसीसी नियमावली की बात की जाए तो यूसीसी नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति जो है, इस समिति की अंतिम बैठक के बाद नियमावली को प्रकाशन के लिए भेजा गया था। यानी यूसीसी लागू करने की जो नियमावली है इसको लागू करने के लिए इसकी बैठक की गई, अंतिम बैठक जो हुई उस बैठक के बाद जो ये नियमावली है इसको प्रकाशन के लिए भेजा गया ताकि जो कुछ भी नियम है वो अच्छी तरीके से उनकी
की जांच की जाए, उसके बाद इसको लागू किया जाए। यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू करने की जो बात है वो की जा रही है। तो 12 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के बाद जो वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इनके द्वारा यूसीसी की घोषणा की गई थी। यानी 12 फरवरी 2022 को जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब उसके दौरान जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा यूसीसी को लागू करने की जो बात है वो की गई थी और उसी के तहत ये सारी चीज़ें कार्यरत की जा रही हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। उत्तराखंड आया है, तो उत्तराखंड को अगर हम मैप में देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड, ये जो भी ये बॉर्डर एरिया है उत्तराखंड का, और ये उत्तर प्रदेश से ही टूट करके अलग हुआ था। कब? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से टूट करके उत्तराखंड बना हुआ था। कुल 13 जिले थे, यानी जब ये टूटा था तब 13 ही जिले थे और वर्तमान में भी इसमें 13 ही जिले हैं। बात की जाए अगर, तो जब ये टूट करके उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तब इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तरांचल आप सभी लोग जानते भी होंगे, उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका जो नाम है वो बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। वर्तमान में जो इसकी राजधानी है वो राजधानी इसकी है देहरादून, और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी, और जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं गुरमीत सिंह, ये वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने के लिए। तो इससे जुड़े जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं, इनसे जुड़े जो जीके के पॉइंट हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको ध्यान रखिए। खासकर इसका गठन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से ही ये टूट करके अलग हुआ था और एक नया राज्य स्थापित कर दिया था। तब ये 13 राज्यों के साथ में अलग हुआ था और वर्तमान में भी उत्तराखंड में 13 ही राज्य हैं। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इजराइल ने गाजा में काम कर रही यूएन की किस राहत एजेंसी पर बैन लगाने का जो कानून है वो पास कर दिया गया है, और उस एजेंसी को, यूएन की जो एजेंसी है उसको इजराइल में बैन कर दिया गया है, गाजा में बैन कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन है UNRWA, बी ऑप्शन है यूनिसेफ, सी ऑप्शन है यूनेस्को और डी ऑप्शन है WHO। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी UNRWA, जो एक यूएन की एक राहत एजेंसी है जो कि गाजा में ये कार्यरत है। इसको इजराइल ने एक कानून पास करके इसको पूर्णतः वहाँ पर बैन कर दिया गया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, इजराइल में UNRWA पर रोक लगा दी गई है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो इजराइल ने गाजा में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एजेंसी जो है, यानी UNRWA का जो फुल फॉर्म है वो यूएन यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एजेंसी जो है, इसको बैन कर दिया गया है। इसको पूर्णतः उसने बैन किया है। इजराइल की जो संसद है जिसको नाम है जिसका नेसेट, उसने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यानी UNRWA पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोटिंग करवाई, यानी वहां पर वोटिंग हुई पूर्णतः इजराइल की संसद में, नेसेट में, और वहां पर BBC के मुताबिक यह जो कानून है वो 92-10 से पारित हो गया और इसके बाद वहां पर UNRWA पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर UNRWA की बात करें तो इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक समेत गाजा में लाखों फिलिस्तीन शरणार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराती है। यानी UNRWA का जो कार्य है वो इजराइल के कब्जे वाले जो वेस्ट बैंक और गाजा का जो इलाका है वहाँ पर जो फिलिस्तीनी हैं, शरणार्थी हैं, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराती है। ये इसका UNRWA का कार्य वहाँ पर है। UNRWA आया है तो इसके बारे में अगर हम जानें तो पिछले 75 वर्षों से फिलिस्तीनियों की मदद कर रही है UNRWA। इसकी जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1949 को की गई थी, यानी यूनाइटेड नेशन की तरफ से 8 दिसंबर 1949 को UNRWA की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था जो फिलिस्तीनी शरणार्थी होती हैं उनकी मदद करना। इसका जो कार्य क्षेत्र है तो ये गाजा जो वेस्ट बैंक है, अभी वर्ड मैप में दिखाऊंगा कि गाजा और वेस्ट बैंक कहाँ पर है, और जो यरूशलेम है, खासकर इजराइल की राजधानी यरूशलेम, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन, इन क्षेत्रों में इसका कार्य क्षेत्र है। यहाँ पर ये अपना कार्य देखती है। 59 लाख फिलिस्तीनियों की मदद कर रही है, जिसमें से 25 लाख गाजा और वेस्ट बैंक में है। कर्मचारी 30,000, जिनमें से 17,000 गाजा और वेस्ट बैंक में कार्यरत है। भारत हर साल UNRWA को 42 करोड़ रुपए जो है वो डोनेशन देता है, भारत भी मदद करता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की तरफ तो यहाँ पर
इजराइल आया है, तो वर्ल्ड मैप में आप यहाँ पर इजराइल देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप, ये सऊदी अरेबिया है, वर्ल्ड मैप में सऊदी अरेबिया आपको मिल जाएगा। भारत से आप जब उधर तरफ जब बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सऊदी अरेबिया दिखेगा, सऊदी अरेबिया, फिर यहाँ पर सीरियन डेजर्ट दिखेगा, फिर यहाँ पर जॉर्डन है, ये सीरिया है, और ये यहाँ पर जॉर्डन आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद ये यहाँ पर है, ये है इजराइल, और इसके पास में ही ये मिस्र है, इजिप्ट है, और यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के पास में ही जस्ट ये इजराइल है। इजराइल की जो राजधानी होती है वो होती है जेरूसलम। ये यहाँ पर ये गाज़ा स्ट्राइप है, जिसको गाज़ा पट्टी के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर है वेस्ट बैंक, और इन्हीं कार्य क्षेत्रों में, और ये यहाँ पर इसकी राजधानी है जेरूसलम, और यहीं पर ही जो UNRWA है वो कार्यरत रहती है, वो कार्य करती है, जो आप वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं। इजराइल का ये मैप है, और कैपिटल जो होती है इजराइल की वो होती है जेरूसलम। वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और जो यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा होती है, वो होती है न्यू शेकेल, जिसे न्यू इजरायली शेकेल के नाम से भी जानते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू आप यहाँ पर देख भी सकती हैं, ये यहाँ के वर्तमान में करंट टाइम के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया? यानी पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है इसका नया हेड कोच अभी बनाया गया है, क्योंकि जो पुराने हेड कोच थे उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद नए हेड कोच को नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन है मोहसिन नकवी, बी ऑप्शन है जेसन गिलेस्पी, सी ऑप्शन है गैरी कर्स्टन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेसन गिलेस्पी जो है इनको पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया गया है। डिटेल में अगर इनके बारे में हम बात करें तो हाल ही में पाकिस्तान के जो नए हेड कोच हैं वो जेसन गिलेस्पी बनाए गए हैं। गैरी कर्स्टन जो थे इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया, और इनके इस्तीफा देने के बाद जो जेसन गिलेस्पी हैं इनको ये जिम्मेदारी मिली हुई है, और ये पाकिस्तान के नए हेड कोच बनाए गए हैं। जेसन गिलेस्पी अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे पर पाकिस्तान पुरुष टीम के कोच होंगे। गैरी कर्स्टन का जो इस्तीफा है वो PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्वीकार कर लिया, और इनके इस्तीफे के बाद ही जो जेसन गिलेस्पी हैं इनको वहां का नया कोच नियुक्त कर दिया गया है। इससे पहले 27 अक्टूबर को मोहम्मद रिजवान को बाबर आजम की जगह पर कप्तान बनाया गया है, यानी पाकिस्तान का जो कप्तान है, पाकिस्तान क्रिकेट के जो कप्तान वो बनाए गए हैं, वो बाबर आजम की जगह पर मोहम्मद रिजवान जो है इनको वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कप्तान है वो नियुक्त कर दिया गया है, मोहम्मद रिजवान को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में सक्रिय अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी का क्या नाम है? यानी कि जो अभिनेता हैं विजय थालापति, इन्होंने वहाँ पर अपनी एक नई पार्टी जो है वो बनाई हुई है, तो उसकी पार्टी का क्या नाम है जो इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है? तो ए ऑप्शन है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, बी ऑप्शन है तमिलगा वेत्री कड़गम, सी ऑप्शन है अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलगा वेत्री कड़गम, यानी TVK इनकी पार्टी का नाम है। तमिलगा वेत्री कड़गम भारतीय अभिनेता हैं, साउथ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, राजनेता हैं। विजय आप सभी लोग जानते हैं, इनकी हाल ही फिलहाल में भी मूवी भी आई थी। और डिटेल में अगर इनके बारे में बात करें, आप यहाँ आर्टिकल में देख सकते हैं, ये इनका फ्लैग है इनकी पार्टी का। डिटेल में अगर हम बात करें तो विजय तमिल सिनेमा के बेहद लोकप्रिय अभिनेता, इन्होंने वेलुपुरम में अपनी पार्टी का पहला राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया, और इनका जो राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया था काफ़ी संख्या में वहाँ पर जो भीड़ पहुँची उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बने रहे, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ों में छाए रहे, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई। इनका जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ वहाँ पर, इस कार्यक्रम में विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेट्टी कजगम या फिर कड़गम कह सकती हैं TVK की जो विचारधारा है और लक्ष्यों को उन्होंने साझा किया। विजय जो कि इनकी पार्टी है उन्होंने बताया कि उनकी जो पार्टी है TVK उसमें तमिलनाडु की महिलाओं के नेतृत्व का समर्थन देने वाली यह पार्टी है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी एक नई पार्टी जो है तमिलनाडु में वो नई पार्टी बनाई हुई है, जिसका नाम है तमिलगा वेट्टी कड़गम, जो कि शॉर्ट फॉर्म में से TVK के नाम से जाना जा रहा है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो, इंपॉर्टेंट कोई भी पॉइंट
अगर बताया जाए तो वो वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।